ज्योतिष क्या है और इसे क्यों जानना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए, और क्या इससे हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं? किसी जातक के कोई ग्रह का खराब फल मिल रहा है या अच्छा फल मिल रहा है, क्या उसमें हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं ज्योतिष सीखने के बाद में? इसी विषय की चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि इस चैनल का मकसद, या आप समझ लो हमारी खुद की इच्छा, जो भ्रांतियाँ ज्योतिष में वर्तमान समय में हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो आज के 30 साल पहले तक, मतलब आप समझो कि अभी जो परसेंटेज वाइज अगर हम लोग डिसाइड करें तो 10% भी नहीं थी। हाँ, ज्योतिष के विषय में सब जानते थे। जो अनपढ़ था वो भी जानता था कि ज्योतिष एक सब्जेक्ट है और उसके द्वारा भविष्य कथन बोला जा सकता है। और आम इंसान, छोटे छोटे गांव देहात, वहाँ पे जो कर्मकांडी विद्वान थे, उनके पास जब आप जाते थे तो आपकी चंद्र कुंडली अनुसार आपको कुछ बातें बताई जाती थी जो मिलती थी, और उसी के अनुसार आदमी उनसे पूछ के अपने काम करता था कि किसी की गृह शांति करनी है या किसी को कोई काम करवाना है, वो सब बातें। इसके विषय में बहुत बार हमने पाठ दिया भी है इस चैनल में। नक्षत्रों के विषय में हो, फलित पाठों के विषय में हो, गंडमूल, बहुत से पाठ दिए हुए हमारे। आप सीखने के इच्छुक है तो शुरू से सुनते हुए आइए, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस लिए चैनल शुरू हुआ है और हमारी इच्छा क्या है। और उस इच्छा से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको किस तरह से सीखते हैं। लेकिन बराबर बहुत से पाठों में हमने रिक्वेस्ट की है, आप चैनल के द्वारा सीखो, चाहे आप अपने गुरु के सानिध्य में सीखो, चाहे आप पुस्तकें पढ़ के सीखो। रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जो ज्योतिष के विषय में जो बताया जाता है या जो बोला जाता है, उसको सीख के जब इसको आप प्रोफेशनल में लेके आते हो तो आपके ऊपर बहुत से बंधन हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों के द्वारा आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, जिनको आपको डीपली अपने विवेक और ज्ञान अनुसार समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ क्या बोलना है और उससे कितनी अर्निंग और किस तरह की अर्निंग करनी है। हालांकि हमारा मकसद या हमारी जो इच्छा है, हम नहीं चाहते कि ज्योतिष हम अपने कैरियर के लिए बोले या इसको कोई बिजनेस पर्पज, या इस चैनल के द्वारा, या ऐसे भी हमारे जीवन में ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कुंडली देखने के लिए कभी कोई फीस या कभी कोई अर्निंग हमने की है। और न माता रानी से यही दुआ है कि न कभी ऐसा हमको करना पड़े। इच्छा है जो भ्रांतियाँ फैली हुई है वो समाज से दूर हो, और जो बोला जाता है कि ये एक उपाय 3 दिन कर लो उससे ठीक हो जाएगा, ये कर्ज मुक्ति के ये उपाय है, ये कर लो उससे ठीक हो जाएगा, उस सब के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं उसको निकाला जाए। हमारी तरह और भी बहुत से विद्वान हैं जो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं कि उन भ्रांतियों को दूर किया जाए। और ज्योतिष का अपना जो स्थान है, हम लोगों से नहीं, बहुत से ज्ञानियों के ज्ञान से बहुत ऊपर का स्थान है। ज्योतिष के विषय में हम लोग इतना तो बोल सकते हैं कि कोई ज्योतिष ही खराब हो सकता है, लेकिन ज्योतिष खराब नहीं है, ये सब्जेक्ट खराब नहीं है। आपको इसका नॉलेज कितना है, और हम लोगों के भाग्य के द्वारा, हम लोगों के अपने कर्मों के द्वारा हम किस ज्योतिष के पास जाके और क्या पूछ रहे हैं। चैनल का मकसद ये है कि आप कम से कम अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ज्योतिष के विषय में एक बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज होने का फ़ायदा ये होता है कि कौन सही है और कौन गलत है हम लोग खुद जज कर सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ लो आप, चाहे दिनचर्या का नियम समझ लो आप। जितने भी सफल इंसान हुए हैं, जो भी सफल हुआ है, उनकी दिनचर्या को जब हम लोग उठ के उसकी जीवनी को पढ़ते हैं
तो हम लोगों को एक दो बात एकदम सब में कॉमन मिलती है कि वो लोग सूर्य उदय के समय उठते थे। और आज का परिवेश हम लोगों का क्या है? आज भी गांव देहात जैसी जगह में अर्निंग या पैसे की मात्रा या सुख सुविधाओं के संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। आपको पता है वर्ल्ड में मतलब बहुत ऊपर परसेंटेज में भूटान आता है हैप्पीनेस की मात्रा में, जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, न इतने सुख के संसाधन है, लेकिन फिर भी खुश है। क्यों? नेचुरलिटी के साथ जीते हैं, नेचुरलिटी के साथ रहते हैं। बहुत से बार हम लोग देखते हैं किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं, सूर्य तुला राशि में है, आपका तो सूर्य नीच का है, आपके मान सम्मान में कमी होगी, आपका बोला हुआ मतलब कोई मानेगा नहीं और आप बुद्धि से कुंठित होंगे, वैसा वैसा कुछ बताया जाता है। शनि नीच का है तो आपका अगर बिजनेस करेंगे तो नौकर आपको धोखा देंगे, या फिर आपको नौकरी में बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ेगी। आपका बुध नीच का है तो आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, आपका गुरु नीच का है तो शादी विवाह में प्रॉब्लम आएगी या धन में प्रॉब्लम आएगी। ऐसी बहुत सी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, जबकि होता बहुत कुछ अलग है। आज के समय में लग्न कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्व है, और यही समय था आज के 30 साल पहले तक कि लग्न कुंडली का महत्व का तो पता है, भूल जाइए, लग्न कुंडली कोई जानता ही नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि टाइम टेबल देखने का सिस्टम नहीं था, और जो गांव देहात में जो पंडित जी या जो कर्मकांडी विद्वान थे, वो एक उस पर्टिकुलर समय में लग्न या गणित का इतना उनको ज्ञान नहीं होता था, लेकिन पंचांग देख के वो आपकी चंद्र कुंडली परफेक्ट बना देते थे। क्योंकि कोई भी लग्न है 2 घंटा रहता है, तो जिस समय जन्म हुआ उस समय कौन सी राशि पे चंद्रमा था उसके हिसाब से चंद्र कुंडली बन जाती थी। उसके बाद में बोला ज़रूरत होगा तो लग्न कुंडली कभी बना लेंगे। आप और हम भी जानते हैं, शायद जो भी मेरी उम्र के 50-55 की एज वाले, 60 की एज वाले, वो सब जानते हैं कि एक कागज़ में हम लोगों के माता पिता वो टाइम घड़ी लिख के और वहाँ पे रख देते थे, और उस चंद्र कुंडली के द्वारा शादी विवाह हो या दशा महादशा देखना हो, आने वाला पीरियड कैसा आएगा, वो सब कुछ वो विद्वान बताते थे, और बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ें मिलती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय के वो विद्वान जो भी कर्मकांडी थे, वो खुद भी, चाहे आप सत्पुरुष बोल दो, चाहे अपने ज्ञान के विषय में बोल दो, चाहे वो उनकी जो दिनचर्या थी, सुबह उठना, संध्या वंदन करना, ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजा पाठ करना, वो सब में वो सचेत रहते थे। और उसी का कारण था कि उनकी जो बोली हुई वाणी है वो भी बहुत हद तक मात्रा में सही होती थी। आज के समय में वैसा नहीं है। आज आप किसी भी समय कुंडली दिखाने जा सकते हो ज्योतिषी के पास, उनका ऑफिस मिलता है, उनकी ऑनलाइन भी आपको देख के बताते हैं। बहुत कुछ बातें कुछ अलग होती है, कुछ और होती है। जैसा ज्ञान है, जिस तरह का विवेक है, जिस तरह की बुद्धि सामने वाले के पास है, उस हिसाब से आपको प्रिडिक्शन बताई जाती है, फिर उसके साथ उपाय बताए जाते हैं। अब आप उपाय किस तरह से करते हैं, उपाय पैसे वाले के लिए है, उपाय गरीब के लिए है, किस तरह से आप करते हैं और किस तरह से आपका काम होता है। एक छोटा सा नॉर्मल सा मैं एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पे, कि किसी का कोई ऐसा दशा चल रहा है जिसमें उसको तकलीफ़ आ रही है। हुआ क्या है कि उसका शनि या राहु या गुरु उसका अच्छे स्थान का स्वामी है, और वो गोचर में नीच राशि में गोचर कर रहा है, या शनि के साथ या राहु के साथ गोचर कर रहा है, तो जाहिर है उसको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और उसको नहीं, जिनका भी गुरु अच्छा है उन सबको भोगनी पड़ेगी। अब किसी का सूर्य बहुत स्ट्रोंग है, किसी का शुक्र बहुत स्ट्रोंग है, उसके साथ उनको कम पीड़ा का आभास होगा, और जिनका वो स्ट्रोंग नहीं है उनको ज़्यादा पीड़ा का आभास होगा। तो आपको गुरु के कुछ उपाय, हवन, मंत्र, जाप वगैरह बताए जाएंगे, बोला जाएगा कि भाई साल भर बाद में आपका ठीक हो जाएगा। अब आश्चर्य की बात ये देखिए कि साल भर बाद में उसका राशि परिवर्तन होगा। सपोज वो कुंभ से निकल के मीन में जाएंगे, तो जाहिर है वो मीन में जाते ही अपना स्वक्षेत्री हो जाएंगे, तो उनमें बल आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो आपकी जो भी काम है वो सुचारू रूप से वापस चलने चालू हो जाएंगे।
अगर कोई बीमारी लगी है तो उसका भी ठीक होने का टाइम आ जाएगा। तो ये गोचर का अपना एक महत्व है। अब बात आता है कि जो आपने मंत्र जाप करवाया, जो आपने पूजा पाठ करवाई, क्या उनका कोई महत्व नहीं है? है, उनका भी महत्व है। उनका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि आपकी वहाँ पे एक विल पावर जनरेट होती है कि नहीं, हमने अभी गुरु के जाप कर लिए, अब मेरा ये पीड़ा कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये है, जहाँ भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ भी यज्ञ और हवन होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, जिसको वातावरण हम बोलते हैं, आज साइंस भी बोलता है कि अगर हवन होता है तो वायुमंडल बहुत शुद्ध और पवित्र होता है। वैसा ही चीज़ आपके वास्तु अनुसार आपके घर परिवार में उस सब की एक पॉजिटिविटी की रे मिलती है। तो उस चीज़ से केवल आपका ही चीज़ ठीक नहीं हुआ है, पूरे परिवार का चीज़ ठीक होता है। तो ये तो है साइंटिफिक रीजन समझ लो आप, चाहे तर्क समझ लो, चाहे ज्योतिष के विषय में जब हम लोग कर्मकांड के विषय में बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें उस समय में, आज के 100 साल 50 साल पहले तक प्राय कर हम लोग हवन करते थे। और सबसे ज़्यादा आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों की माताएं और बहनें हवन करती थी। कैसे करती थी शायद किसी को पता ही नहीं है। लकड़ी का चूल्हा था, जब रोटी बनाती थी तो पहली रोटी या दूसरी रोटी, जो भी नियम था जिस घर में, उसके ऊपर बाकायदा देसी घी लगा के और उसमें अग्ने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, मंगलाय स्वाहा, बुद्धाय स्वाहा 9 आहुतियाँ लगती थी। शायद आप लोगों को किसी को पता ही नहीं, आज भी लगती है। जो भी सनातनी संस्कारी परिवार है, जिनके घर में भी मिट्टी का चूल्हा आज भी है और नहीं भी है, तो भी उपले के ऊपर ये काम होता है, आज भी होता है। उससे क्या होता है, उन ग्रहों को डेली खाना मिलता है। और जिस परिवार में ये सब होता है, उन लोगों के अंदर, ठीक है, भाग्य में जो लिखा है, जो प्रारब्ध हम लोग लेके आए हैं, वो तो भोगना ही है। लेकिन अननेसेसरी जो पीड़ा, जो हम लोग अपने कर्मों के द्वारा ग्रह को खराब करके जनरेट करते हैं, वो पीड़ा का असर बहुत कम मिलता है, होता ही नहीं। अब जो मिलना है वो तो मिलेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, न कोई ज्योतिष रोक। ज्योतिष के पास कोई ऐसा कोई शक्ति नहीं होता है कि आपका ये काम करवा के आपको ये चीज़ करवा ही देगा या हो ही जाएगा। वो नेचुरलिटी में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता और न उसके पास इतनी शक्ति होती है। अगर किसी के पास इतनी शक्ति है और भूलवश उसने ऐसा कुछ करवा दिया, तो उसका पनिशमेंट उसको भी भोगना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि हम लोगों के वेद शास्त्रों में, पुराणों में भगवानों के अवतार हुए, विष्णु भगवान के अनेक अवतार हुए। ग्रहों के फल उन्होंने भी भोगे, वो चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं किया। इसलिए ज्योतिष में बोला जाता है काल पुरुष की कुंडली अनुसार। वो बात आज के समय में लाल किताब बोलती है, काल पुरुष की कुंडली का ही फल पूरी की पूरी लाल किताब है। लेकिन वैदिक ज्योतिष, उसमें अनेक तरह के वर्ग कुंडलियां हैं, अनेक तरह की दशा, महादशा, अंतरदशा का फल है और गोचर का अपना एक नियम है, उसका फल है। तो ये सब चीज़ों को जो भी ज्योतिष ध्यान में रखता है और उसके अनुसार जब वो प्रिडिक्ट करता है, तो उसमें भूल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग कैसे देखें, किस तरह से देखें? जो आम आदमी है, जिसको हल्का सा नॉलेज है, भी कन्या राशि का ये स्वभाव होता है और कन्या राशि का स्वामित्व तो बुद्ध देव के पास है, उनके अंतर्गत ये नक्षत्र आते हैं। जैसे फलित पाठ हमने अभी चालू कर रखे, उसमें नवमांश भी बता रहे हैं, आपको सब कुछ बता रहे हैं। तो हम लोग कैसे समझे उस चीज़ को, किस तरह से? समझने के लिए केवल इतना है कि आपके शरीर में जितने अंग हैं, जितना आपका शरीर है, वो हर हिस्सा आपका हर ग्रह से कनेक्टेड है। जैसे आपका अगर लगन वृष है तो वृष में भी नक्षत्र है, आपका सिंह है तो सिंह में भी नक्षत्र है। एक पर्टिकुलर नक्षत्र में आप पैदा हुए, तो उस नक्षत्र का विशेष इफेक्ट आपके स्वभाव में, आपके दिमाग में रहेगा। ये हो गया लग्न का नक्षत्र। उसके बाद में आता है चंद्र। चंद्रदेव कौन से नक्षत्र में है? अब चंद्रदेव जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आपका गोचर का नियम। लग्न कुंडली क्या बोलती है? लग्न कुंडली ये बताती है कि आप पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार जो आपने पहले कर्म किए थे अनेक जन्मों में, उसके अनुसार आपके पास क्या बैंक बैलेंस था,
अच्छा था, माइनस में था बैंक बैलेंस, किसी की उधारी थी या किसी से लेना है, वो चीजें लग्न कुंडली निर्धारित करती है कि आपका ऐसा ऐसा चीज आपके साथ घटित होगा। अब वो घटनाएं कब होगी, वो घटनाएं आपकी चंद्र कुंडली निर्धारण करेगी कि वो घटनाएं इस समय में होगी। तो क्या जो लग्न कुंडली के अनुसार जो घटनाएं होने वाली है वो वैसी की वैसी होगी, उसी मात्रा में होगी? नहीं होगी। आप सोचिए, हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जब इसका ज्ञान दिया तब साफ साफ बोला था कि प्रारब्ध क्या है, भविष्य क्या है, उसको भूलो और अपने कर्म करो। जो कर्म आज के समय में आपके लिए अप्लीकेबल है वो कर्म आप अपने सुचारू रूप से करो। जो भविष्य आपको दिखाई दे रहा है या जो मिलने वाला है, जो लग्न कुंडली अनुसार आपको ये भविष्य निर्धारित है वो मिलने वाला है, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चंद्र कुंडली ये निर्धारण करती है कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, वो आपकी छूट है। तो फिर भविष्य वहाँ चेंज होता है कि आपके संस्कार बहुत अच्छे थे, आपके योग कारक ग्रह बहुत अच्छे थे, आपका सूर्य बहुत अच्छा था, या आपका गुरु बहुत अच्छा था, या आपका शनिदेव बहुत अच्छा था, लेकिन आपके संस्कार इस तरह के डेवलप हो गए काम करते समय, जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं वहाँ के कोई एटमॉस्फेयर की वजह से, या आप जैसी संगति कर रहे हैं, जैसा आपका फ्रेंड सर्कल है उसकी वजह से, कि आपने उसके विपरीत कर्म चालू कर दिए, तो फिर वो ग्रह साइलेंट होता है। जब कोई भी ग्रह कुंडली में साइलेंट होता है, अच्छा फल देने वाला, जैसे हमारे पिताजी या किसी के भाई या किसी का बच्चा या किसी की वाइफ आपकी वेल विशर है, आपका कोई दोस्त ऐसा है जो मुंह पे बोलता है और वो आपका वेल विशर है, आपका भला चाहता है, लेकिन आप अपने अहंकार की वजह से, अपने अभिमान की वजह से या अपने ईगो की वजह से जब उसने सही बोला तो आपने उसको गलत मान के उससे रिलेशन अपने तोड़ दिए या दूर हो गए उससे। उससे क्या हुआ, जो आदमी आपको खराब काम करने से आपको रोक सकता था वो अब रोकने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, आपके खराब कामों की मात्रा बढ़ी। इन द मीन टाइम उसी समय आपके योग कारक ग्रह की महादशा आई, आपको अच्छे फल देने वाले ग्रह की महादशा आई। तो क्या हुआ, आप खराब कर्म कर रहे हैं, आपको फल भी अच्छा मिल रहा है। उस समय में आपके साथ क्या हुआ, आपने कर्म और ज़्यादा खराब करने चालू कर दिए, क्योंकि आप माने ही नहीं कि ये फल आपको किस तरह से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज आनी चालू हो गई है। जिस ग्रह की बहुत अच्छी महादशा आई थी वो आपको आसमान में पहुँचा सकता था, अर्श फर्श से लेके अर्श तक जा सकते थे आप, उसके फलों में कमी आ गई, उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। क्यों, वर्तमान के कर्म उस चीज़ को कम कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए था उसको, क्योंकि उसको लगा कि ये इसके काबिल नहीं है अभी। उसके बाद में क्या हुआ, कर्म खराब होते जा रहे हैं। फिर कोई दुर्योग वाले ग्रह की महादशा आई और सब कुछ चौपट। फिर कुंडली दिखाने के लिए एस्ट्रो के पास आते हैं, कर्जा बहुत हो गया, बीमारी हो गई, ऐसी बीमारियां लग गई कि अब वो ठीक नहीं हो रही है, हॉस्पिटल का खर्चा बहुत हो गया, या बेटा अपनी बहू को लेके अलग हो गया, या बिजनेस में घाटा लग गया। कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती है और कुछ चीज़ें हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं, अपने दुर्गुणों की वजह से करते हैं। और पुराने समय का जब बोला जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, हम ऐसा नहीं बोलते ओल्ड इज गोल्ड, हम ये बोलते हैं कि पुराने कर्म जिसको हम लोगों के माता पिता करते थे, जो समय का ध्यान रखते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे, नेचुरलिटी से लव करते थे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, वो ओल्ड इज गोल्ड है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों के प्रोग्रेस में बाधक हो, जो हम लोगों के आने वाले समय के लिए कुछ नुकसानदायक हो, तो समय के साथ उसका परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन जो सनातनी संस्कार है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों, वो हम लोगों के पूर्वजों ने
इस तरह से डिसाइड करके समाज के नियम बनाए थे कि वो नियम आपके एस्ट्रोलॉजिकल, आज जो बताते हैं कि आप चींटियों को दाना दो, कौवे को खाना दो, जानवरों को दाना दो, सूर्य को जल दो, माता पिता का सम्मान करो, आज एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको बताया जाता है। और पहले वो हम लोगों के संस्कार में थी। पहली तो बात ये है। अब आप कहाँ भूल कर रहे हैं हम लोग, ये आप खुद सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, जन्म कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, सूर्य खराब है, शनि खराब है, गुरु खराब है, कोई भी खराब, कोई भी अच्छा, कुछ नहीं होता। सब ग्रह आपके इक्विल है, आपके प्रारब्ध अनुसार आपकी जन्म कुंडली में बैठे। इन सब का सर्वे सर्वा अगर बोला जाए गोचर के हिसाब से तो चंद्रदेव है। अब आप पूछेंगे अकेला चंद्रदेव, जो कि कोई नहीं बताता है, कोई ज्योतिषी नहीं बताता है, इसके विषय में कोई बोलता ही नहीं है। हम आपको कुछ चीज़ें जो पूर्वजों की है वो बता रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब भी घर के से बाहर आप निकलते हैं और कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो माता पिता या पंडित के द्वारा बताए जाते हैं चंद्रमा देख के जाना, पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी दशा महादशा का निर्धारण होता है तब आपकी चंद्रमा कौन से नक्षत्र से कनेक्ट है, जिस समय आपका जन्म हुआ तब दशा महादशा बताई जाती है। आपकी राशि, आपका नाम क्या होगा नामाक्षर के हिसाब से, हालांकि इसके बारे में हमारा वीडियो पोस्ट किया हुआ है। तब आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में है, उसके अनुसार आपका नाम बताया जाता है। उसके बाद में आइए, जब आपका नामकरण संस्कार होता है तब भी चंद्रमा है, जब आपका शादी का संस्कार होता है तब भी चंद्रमा है, और जब मृत्यु का संस्कार होता है तब भी चंद्रमा है। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ी खास बात देखिए, जिस तरह से भाग्य हम लोगों का चेंज होता है उसी तरह चंद्रमा की कलाएं भी चेंज होती है। वो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। उसी तरह से हम लोगों का जीवन भी चलता है कि आज ये है और कल वो नहीं है, कल वो है तो परसों वो नहीं है, या आज ये नहीं है तो कल वो है। चंद्रमा का जितना जबरदस्त इफेक्ट हम लोगों के ऊपर या गोचर या जीव पे या पृथ्वी पे होता है, उतना इफेक्ट बाकी ग्रह का जल्दी से नहीं होता है। बाकी ग्रह आपके फिक्स है, जो आपको जिस पार्ट में जिसको जो देना था वो जन्म कुंडली के अनुसार जब आपका जन्म हुआ उसकी रश्मियों के द्वारा आपको प्राप्त हो चुका है। अब उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, केवल उसको मैनेज करना है। अब आपका सूर्य लग्न में बैठा है, आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है और आपके मस्तिष्क में कुछ अजब गजब टाइप की ऊर्जा, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि आप 24 आवर वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी आप थकते नहीं। आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, बात बोलने के पहले आपको समझ में आ जाता है। अगर बुध साथ में है तो बुधादित्य योग भी बनता है, तो आप समझते तो है ही, उसके साथ साथ आप उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जन्म के द्वारा मिली। अब आपने काम क्या चालू किया, आपने एसी में रहना चालू कर दिया। आपकी जॉब या आपकी सर्विस या आपका बिजनेस ऐसा हुआ कि आप 24 आवर एसी में रहते, आप सूर्य की रोशनी लेते ही नहीं। नतीजा क्या होगा, आपका जो पार्ट था लग्न में, आपका सूर्य था और आपके मस्तिष्क के ऊपर उसका एक रश्मि का एक अलग इफेक्ट था, और उसकी वजह से आपका पूरा शरीर सक्रिय रहता था। वो चीज़ धीरे धीरे उसका पावर कम होना चालू हो गया। अब गए ज्योतिष के पास, आपकी दिनचर्या देख के, आपका पैसे का हिसाब किताब देख के उसने बता दिया आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आप माणक पहनो। तो भाई आपका सूर्य पहले से ही अच्छा है, आपको माणक पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य की रश्मियाँ खानी है, सूर्य की धूप अपने शरीर पे, अपने मस्तिष्क पे आनी है, वही करना है आपको, और कुछ ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो चीज़ खाली होगी, दूसरे ग्रह का इतना पावर नहीं है कि जहाँ पे सूर्य आपको रश्मि दे रहा है वो रश्मि दूसरा ग्रह दे। अब आपने लेट नाइट जागना चालू कर दिया। शनि का अपना एक सीमा था कि आपके पैरों पे या आपके शरीर के कौन से अंग का कौन सा पार्ट
वो शनि के द्वारा एक्टिव हुआ था जिस समय आपका जन्म हुआ था, लेकिन आपने लेट नाइट उठना चालू कर दिया तो शनि का पावर कुछ ज़्यादा बढ़ गया आपकी बॉडी में। लेकिन जन्म पत्री के अनुसार आपका शनि का पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादा हो गया। वो आपके खराब भावों का मालिक हो सकता है, वो आपके वायु तत्व को इस तरह से मतलब डिस्टर्ब करेगा कि पूरा जल तत्व है वो पूरा विश्व पूरा बिगड़ जाएगा। अनेक बीमारी है, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, पेट में जलन होना चालू हो गया, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ गई, जोड़ों में दर्द रहना चालू हो गया। कभी सुना है आप? आज भी देखिए 70 साल 80 साल के जो गांव देहात में जो हम लोगों के बुजुर्ग रहते हैं, कभी जोड़ों में दर्द, कभी वायु विकार, कुछ नहीं होता है उनको। क्यों? धूप में भी घूमते हैं और सुबह उठने के पहले, उगने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले ही उठते, नेचुरलिटी के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते, तो उनको कुछ नहीं होता है। हम लोगों का अभी उम्र भी पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही चालू। आज तो बच्चों को ही चश्मा लगना चालू हो गया। धूल में, मिट्टी में नहीं लगना है, धूप में नहीं जाना है, छत्ती लेके जाओ। तो ये सब नतीजा हम लोग ग्रहों को दोष देके या एस्ट्रो के द्वारा उपाय करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आपको जो चीज़ लेनी है वो नेचुरलिटी से लेनी है और वो आपको फ्री फंड मिल रही है। सब ग्रह अपनी रश्मियाँ एकदम पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पृथ्वी पे सब जीवों को दे रहे हैं। अब हम लोगों ने छाता लगा लिया, हम लोग उसको ले नहीं रहे तो उसकी पीड़ा भोग रहे। माणक पहनो, मोती पहनो, हीरा जवाहरात पहनो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। स्टोन के बारे में शुरुआत में ही हमारा एक वीडियो आपको पोस्ट किया हुआ है, आप कुछ भी पहनने के पहले उसको जाके अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद में खुद निर्णय कीजिए कि आपको क्या पहनना है। लेकिन किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह का दोष लग्न कुंडली से ज़्यादा इफेक्टिव है आपका चंद्र, और चंद्रमा को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी संस्कार हम लोगों के समाज में या ज्योतिष के द्वारा बने हुए जीवन जीने के कुछ नियम हैं, हर घर के, हर परिवार के, उन नियमों का बनना या उन नियमों पे चलना मतलब आपके चंद्रमा को ठीक करना है। आप कोई नियम बनाते हैं और उस नियम पे बाय फोर्स आप चलते हैं, तब आपका मन चाहे कुछ भी बोले, सुबह मेरे को 4:30 बजे सूर्य उदय के समय में उठना है, मन नहीं करता। मन मतलब आपका चंद्रमा। चंद्रमा नहीं कहता। अब चंद्रमा के वशीभूत हो गए तो फिर बाकी चीजें भी भोगिए। अगर अपना जीवन अच्छे से जीना है तो मन नहीं करता इस चीज़ को भूल जाइए और कुछ नियम अपने ऊपर बनाइए और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली चलिए। आज फौज का ट्रेनिंग होता है या कोई भी डिफेंस लाइन में आप जाते हैं तो उसका एक ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के हिसाब से आपको सब चीज़ का नियम बना हुआ है, इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक ये करना है, उसके हिसाब से ये करना है, उसके बाद में ये करना है। वहाँ पे मन की कहानी नहीं आती है, और जहाँ पे मन की कहानी नहीं आती है वहाँ पे ग्रह डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आपका अपना एक शेड्यूल है और उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। जितने भी आदमी बड़े हुए हैं, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, उनका टाइम शेड्यूल था। उन्होंने मन के द्वारा कोई काम नहीं किया, उन्होंने दिमाग को अप्लाई करके काम किया। मन क्या बोलता है उसको कोने में रखा है उन्होंने। मन को एक सीमा तक तो ठीक है कि आपको भक्ति भावना में जाना है, और आपने मन को इस तरह से कर लिया कि मैंने प्रभु की भक्ति करनी है, बस उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मन दूसरी दिशा में जाए कि नहीं भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को ये करना, वहां गड़बड़ है। इसके विषय में बहुत कुछ कहानियाँ, बहुत कुछ बातें हम लोगों के पुराणों में, जितनी बात या जितनी कहानियाँ या जितनी शिक्षा चंद्रदेव के विषय में हम लोगों को ज्योतिष में या पुराणों में सुनने को मिलती है, उतनी बाकी किसी ग्रह के बारे में नहीं बताई गई है। केवल चंद्रमा के विषय में, चंद्रमा को लांछित किया गया, चंद्रमा को श्राप दिया गया, चंद्रमा को ग्रहण लगाया गया,
ये सब बातें चंद्रदेव के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर होती। क्यों? चंचल है। अब मन भी चंचल है। आज ये खाने का इच्छा है तो वो खाएंगे, आज ये खाने का इच्छा है तो वो खाएंगे। लेकिन जिसने भी अपनी इच्छा को मार के अपनी टाइम शेड्यूल के हिसाब से जीवन जिया है, वो आदमी समाज में कुछ न कुछ ऊंचाई उसने हासिल जरूर की है। अपने आप को बिजी बनाइए, मन को कंट्रोल में रखिए, और जो भी भाव मन में उठे आप खुद जज कीजिए कि वो गलत है या वो सही है। क्योंकि जैसी आपकी इच्छा रहेगी, जैसे आपके मन के विचार रहेंगे, उसी तरह का एरो आपके शरीर के अगल बगल में डेवलप होगा, और उसी एरो अनुसार आपका भविष्य भी निर्धारित होगा। वही ग्रह करेंगे जो आपकी कुंडली में विद्यमान है। आपका गुरु आपको बहुत कुछ ज्ञान देना चाहता है, लेकिन आप मन के वशीभूत रह गए, तो फिर गुरु कुछ नहीं देगा। आपका सूर्य आपको बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहता है, लेकिन सब कुछ आपने बर्बाद कर लिया क्योंकि मन के वशीभूत रह गए। ये तो है ही, क्या जरूरत है, हमको वहां नहीं जाना है। सोने का इच्छा है, सोएंगे, तो फिर वो सूर्य भी अपने हिसाब से चलेगा। बोले ये इसको देना चाहता है, ये लेना ही नहीं चाहता, तो क्या जरूरत है, छोड़ो, फिर इसको जैसा है वैसा जीने दो। तो यही सब बातें हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ और भी बोलते हैं, हो सकता है दूसरा पार्ट भी आपको दे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट इतनी है कि बाकी ग्रह को भूल के अगर आपने अपने चंद्रमा को मैनेज मतलब स्ट्रिक्टली मैनेज, मन के ऊपर कंट्रोल, तो बहुत कुछ फल आपका जन्म पत्री में अगर बहुत खराब भी है तो उस खराब समय को भी आप अपने कर्म की वजह से, अपने विल पावर की वजह से बहुत अच्छे से निकाल के ले जाएंगे। तो आशा है मित्रों, कोशिश यही है कि जो हकीकत है वो आपके सामने लाई जाए। ये सब नहीं बता के कि 3 दिन ये मंत्र जाप कर लो, 1 महीने ये कर लो, ये उपाय कर लो, उसके द्वारा ये हो जाएगा। उनका अपना एक सिस्टम है। मंत्र जाप कभी गलत नहीं होते, लेकिन मंत्र जाप में भी कुछ नियम है। उन नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो वो सब करने के पहले पूरी तरह गुरु के सानिध्य में पूरी विधि विधान पूछ के उसके अनुसार करने की शक्ति अगर आपके अंदर है तो कीजिए, नहीं तो भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, वो ही संपूर्ण है कलयुग में। तो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।